डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है? इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर हमने एक एटम की रेडियाई को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की थी। जब किसी एटम से कोई आयन बनता है, आयन का फॉर्मेशन होता है, तो आयन दो प्रकार के होते हैं। एक कैटायन होता है जो कि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनाया जाता है, और एक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो एटम के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसमें जुड़ते हैं, उसे हम ऋणायन कहते हैं। जनरली हम आयनिक रेडियाई के निर्धारण की बात करें तो इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटाज होते हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर इस आयन की रेडियाई क्या होगी, और एक होता है पॉलिंग्स मेथड जो कि थ्योरेटिकल मेथड होता है, और इसमें हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके आधार पर हम यहाँ पर जो आयन्स होते हैं इनकी त्रिज्याओं के मान कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली हम बात करें तो जो आयन्स होते हैं इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है या अंतर्नाभिक की दूरी है वो निकालते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें पता चलती है, और उसके बाद हम पर्टिकुलर किसी आयन की त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर जो मेथड्स काम में लिए जाते हैं वो डिफ्रैक्शन मेथड जो एटॉमिक रेडियाई के डिटर्मिनेशन में काम में आते थे वो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन है या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। फर्दर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस प्रकार के जो क्रिस्टल हो जिनमें जो आयन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। हमें पता है कि क्रिस्टल लैटिस में दो प्रकार के आयन्स पाए जाते हैं, एनायन और कैटायन, और जब ये आयन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो हम यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं का निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिथियम आयोडाइड क्रिस्टल में सेंटर में एक लिथियम कैटायन दिखाया गया है और उसके चारों ओर चार बड़े आकार के आयोडाइड एनायन है। जब हम डिफ्रैक्शन मेथड काम में लेते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की वैल्यूज हमें प्राप्त होती है। एक बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है जो कि दो आयोडाइड आयन्स के बीच की जो अंतर्नाभिक की दूरी है ये होती है, और एक होती है इसके कंपेयर में छोटी वैल्यू प्राप्त होती है जो कि एक एनायन जो कि आयोडाइड है और लिथियम कैटायन की अंतर्नाभिक की दूरी प्राप्त होती है। तो जहाँ बड़ी दूरी प्राप्त हो रही है उसका मतलब दो एनायंस के बीच की दूरी है, और इस दूरी का मान जब हम आधा करते हैं तो पर्टिकुलर एक आयोडाइड आयन की रेडियाई होती है वो। और यहाँ पर जो हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस प्राप्त हुई है एनायन और कैटायन के बीच की, इसमें से यदि हम एनायन की रेडियाई वैल्यू को हम माइनस कर दें, घटा दें, तो हमें लिथियम कैटायन की जो रेडियाई है वो प्राप्त हो जाती है। दूसरे मेथड की बात करें तो ये पॉलिंग्स मेथड, और पॉलिंग ने बताया था कि जो रेडियाई होती है, आयनिक रेडियाई होती है, वो उस आयन के प्रभावी नाभिक या उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, अंतर्नाभिक की दूरी होती है, वो एनायन और कैटायन के रेडियस वैल्यूज़ के योग के बराबर होती है। यहाँ पर हम देखें तो आर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ए प्लस और बी माइनस जो आयन्स है इनकी बीच की अंतर्नाभिक की दूरी है, और इसका मान होगा वो इन आयन्स की त्रिज्याओं के मान के योग के बराबर होगा। यहाँ पर एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ दिखाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यहाँ पर कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक की जो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज शो की गई है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब होता है कि इस प्रकार की स्पीशीज जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो समान रहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 4-, नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन 1-, सोडियम 1+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, और सिलिकॉन 4+। इन सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 है। और हम जानते हैं कि जो प्रभावी नाभिक आवेश है उसका मान दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो एटॉमिक नंबर या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दूसरा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, सब में समान है। तो जो वेरी कर रहा है वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये लेफ़्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ेगा, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है, और फोर्सफुली अट्रैक्ट करने के कारण जो आकार है उसमें कमी आती है। तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर आकार में निरंतर कमी आएगी, और इस सीरीज़ का सबसे छोटी साइज़ का जो आयन है वो होगा सिलिकॉन 4+, और सबसे बड़ी साइज़ का जो आयन है वो होगा कार्बन 4-। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा जो पॉलिंग्स मेथड है उसको एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार हम जो कैटायन और एनायन है इनकी त्रिज्याओं की गणना करते हैं। और यहाँ पर हमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो दी गई है। सोडियम कैटायन और फ्लोराइड आयन के बीच की जो बंद दूरी कह दें या अंतर्नाभिक की दूरी कह दें उसका मान दिया गया है 2.31 एंगस्ट्रॉम। और अब हम इन जो डिफरेंट आयंस के हैं वो रेडियई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान है वो दोनों आयंस की रेडियई के योग के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं RNA+F- इज इक्वल टू RNA+ रेडियई ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम। और पॉलिंग ने जो कंसेप्ट दिया था वो था कि किसी भी आयन की जो रेडियई है वो उस आयन के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रेडियई ऑफ सोडियम कैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z स्टार ऑफ सोडियम कैटायन। मीन्स ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये सोडियम कैटायन के रेस्पेक्ट में। और फ्लोराइड के रेस्पेक्ट में बात करें तो RF- रेडियई ऑफ फ्लोराइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोराइड। जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान होते हैं तो उस प्रकार की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके लिए शिल्डिंग कांस्टेंट वैल्यू या स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो भी समान होती है। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेडियई ऑफ सोडियम कैटायन इज इक्वल टू C अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम कैटायन। और इसी प्रकार हम फ्लोराइड के लिए लिखते हैं। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसकी जो कैलकुलेशन के जो रूल्स हैं वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो दोनों के लिए समान आएगी 4.5। इसको हम जब एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएंगे दोनों स्पीशीज़ के लिए। सोडियम कैटायन के लिए 6.5 है और फ्लोराइड के लिए 4.5 है। फर्दर हम जो फॉर्मूला है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सोडियम कैटायन एंड फ्लोराइड आयन इज इक्वल टू रेडियई ऑफ सोडियम कैटायन प्लस रेडियई ऑफ फ्लोराइड आयन। तो इसमें जब हम इसको पुट करते हैं तो C/6.5 प्लस C/4.5 इज इक्वल टू 2.31। यहाँ पर हम C कांस्टेंट जो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है तो दोनों के लिए ये समान होता है, और इसकी वैल्यू अब हमारे पास आएगी 6.14। अब हम यहाँ पर
सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेडियस ऑफ सोडियम कैटायन इज इक्वल टू 6.14 अपॉन 6.5 इज इक्वल टू 0.95 एंगस्ट्रॉम। और इसी प्रकार हम फ्लोराइड एनायन की रेडियस कैलकुलेट करते हैं 6.14 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 1.36 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह एक फर्दर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू हमें दी गई 11.6 और पोटेशियम कैटायन और क्लोराइड एनायन के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी दी गई है। और इन दोनों वैल्यूज़ और पॉलिंग्स फार्मूला के आधार पे हम इनकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस वर्सेस आयनिक रेडियस। तो हमने पहले बात की थी कि जो एटम होता है ये अपने आप में एक न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है, उदासीन स्पीशीज़ होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन यदि उसमें से निकलते हैं तो कैटायन फॉर्म होता है और यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो एनायन फॉर्म होता है। जनरली हम बात करें कि जो जब कैटायन फॉर्म होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ आउटर मोस्ट जो सेल है वो विलोपित हो जाता है, इसके कारण उसका आकार कम हो जाता है। और दूसरा साथ में रीज़न ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उनके कंपेयर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे जो प्रोटॉन्स है वो अधिक फोर्सफुली अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, तो उसके कारण उसका आकार कम हो जाता है। अब हम बात करें कि एनायंस के रेस्पेक्ट में, तो एनायंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और साथ में ही जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू कम हो जाएगी एनायन के रेस्पेक्ट में, और इस कारण परमाणु से जो एनायन बना है उसका आकार परमाणु की तुलना में, अपने पेरेंटल जो स्पीशीज़ है उसकी तुलना में हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर वेरिएशन इन आयनिक रेडियस के बारे में बात की गई है। जब हम किसी ग्रुप में आयंस की रेडियस को कंपेयर करते हैं तो एटॉमिक रेडियस के रेस्पेक्ट में पहले बात करें तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु के आकार में सदैव वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जो आयंस बनते हैं एटम से, उनके रेस्पेक्ट में भी यदि हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर देखें तो जो आयन है उसके आकार में हमेशा वृद्धि होती है। अब हम बात करें कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सीरीज़ होती है, फर्स्ट सीरीज़, ये सेकंड सीरीज़ है, ये थर्ड सीरीज़ है। तो सेकंड और थर्ड सीरीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हैफनियम एटम आता है, एलिमेंट आता है, इसका आकार इतना कम हो जाता है कि अपने और इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स का आकार इतना कम हो जाता है कि एक ही ग्रुप में अपने से ठीक ऊपर जो एटम है या एटम से बना आयन है, इनका आकार इनके बराबर होता है। अब हम बात करें किसी पीरियड में, तो जो हमने इसको डिस्कस किया था, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है उसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु के आकार, परमाणु से जो आयंस बने हैं इनके आकार में हमेशा कमी आती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू है वो लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके जो कैटायंस हैं, हम जानते हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो n-1d ऑर्बिटल्स में फिल होता है। तो यहाँ पर इसके कारण जो शिल्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के कारण जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साथ में शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और लगभग एक दूसरे को
सेचुरेट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफ़ेक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए जो कमी आती है लेफ़्ट टू राइट चलने पर आयंस की साइज में, वो उसमें बहुत कम गिरावट होती है। एक ही प्रकार के एटम से जो डिफरेंट कैटायंस बनते हैं उनको यदि हम कंपेयर करें तो जिस कैटायन फॉर्मेशन में अधिक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसका आकार हमेशा छोटा होगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक फेरस कैटायन और फेरिक कैटायन को कंपेयर किया गया है, तो फेरस कैटायन की जो रेडियस है वो फेरिक कैटायन की तुलना में अधिक होती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस का। तो एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई है इसके आधार पर हम बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जो एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये साइज डिपेंडेंट होती है, एटम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। अब हम जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस होते हैं, तो जो दो परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो काफ़ी कम होता है, और इसके कारण जो फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये नरम होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है। लेकिन संक्रमण जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो इनका आकार छोटा हो जाता है, और जिसके कारण डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेंगे। फर्दर हम बात करें जो ग्रुप में जो लास्ट जो मेटल्स एलिमेंट आते हैं उनमें जो साइज में जो बढ़ोतरी होती है वो पहले की तुलना में कम हो जाती है, लेकिन परमाणु भार में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। तो इसमें हम बात करें तो पहले हम देखते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं और इनकी जो डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल जालक संरचनाएं होती है, उनमें हम जानते हैं कि कैटायन और एनायन 3D स्पेस में अरेंज होते हैं पर्टिकुलर मैनर में, और यहाँ पर जो इनका जो अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट की जो ज्योमेट्री है, और इसके कारण जो एक हम बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है पर्टिकुलर किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। तो ये कोऑर्डिनेशन या समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टल जालक में कोई आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं उस आयन की या उस क्रिस्टल लैटिस की समन्वय संख्या। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एक टर्म आती है रेडियस रेशियो। एक्चुअली ये टर्म क्या होती है कि जिस क्रिस्टल लैटिस में हम की बात कर रहे हैं उसमें जो कैटायन है उसकी रेडियस बटे उस क्रिस्टल के एनायन की रेडियस का रेशियो होता है, और इस रेडियस रेशियो वैल्यूज के आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं इनमें ज्योमेट्री क्या होगी और इनकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक टेबल के द्वारा बताया गया है कि जो डिफरेंट जो रेडियस रेशियोज वैल्यूज़ है इनके कोरिलेशन में जो स्ट्रक्चर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनको यहाँ बताया गया है। तो पहले जो हम बात करें तो 0.115 यदि रेडियस रेशियो वैल्यू है किसी क्रिस्टल लैटिस की, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी वो लीनियर होगी, रेखीय होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए 2 होता है। यदि ये वैल्यू 0.115 से लेकर 0.25 तक हो तो ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 3। यदि ये रेंज रेडियस रेशियो रेंज किसी क्रिस्टल लैटिस के लिए 0.225 से लेकर 0.414 तक होगी तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। फर्दर हम बात करें यदि ये रेंज 0.414 से लेकर 0.732 तक होगी
तो होती है, तो जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए होगा 6। यदि रेडियस रेशियो वैल्यू 0.732 या इससे अधिक है तो स्ट्रक्चर क्यूबिक या घनी होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो जो मल्टीपल बॉन्डिंग्स होती है एटम्स के बीच में, वो इनके आकार पर डिपेंडेंट होती है, आकार पर निर्भर करती है। और जो छोटे साइज़ का जो एटम होता है उसमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो मल्टीपल या बहुबंध बना सकता है, जबकि बड़े आकार का जो एटम है उसमें ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनके द्वारा ओवरलैपिंग की जाती है वो काफ़ी फैले होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है ओवरलैपिंग की वो कम हो जाती है, जबकि स्मॉल साइज़ के एटम्स में ये ज़्यादा होती है, वो इफ़ेक्टिव मैनर में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल बिहेवियर की। तो यहाँ पर एक टर्म आती है आयनिक विभव या आयनिक पोटेंशियल। एक जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो इससे बिल्कुल अलग है, और इस आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी आयन पर जो आवेश होता है और उस आयन का जो आकार होता है उसका अनुपात होता है, और इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो यदि आयनिक पोटेंशियल का मान ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी उसके लिए ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि जो आयनिक के बॉन्ड में जो कोवलेंट करैक्टर्स हैं उनको हम किस प्रकार से क्वालिटेटिवली बता सकते हैं गुणात्मक रूप से। तो इसके लिए हम फेजांस रूल काम में लेते हैं, और फेजांस रूल्स बताता है कि जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है जब इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल साइज़ का कैटायन है और एक बड़ी साइज़ का एक एनायन है। जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं थे तो दोनों की जो शेप है वो स्फेरिकल है, लेकिन बाद में जब ये इंटरेक्शन में आता है एनायन कैटायन के, तो इसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है, विकृत या विरूपित हो जाती है। जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैटायन के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो इंटरेक्शन है ये हम कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग के इक्विवेलेंट इंटरेक्शन है, और यहाँ पर जो संभावना है इस प्रकार की बढ़ती है पोलराइजेशन की। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इसकी संभावना जितनी बढ़ेगी उतना ही हम कह सकते हैं कि उसमें कोवलेंट करैक्टर है वो या सहसंयोजक जो गुण हैं वो बढ़ेंगे। यहाँ पर जो पोलराइजेशन का एक ऑर्डर दिया गया है जिसमें डिफरेंट ग्रुप के जो आयन्स हैं उनमें ऑर्डर बताया गया है कि किस आयन के लिए पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हैलोजेंस के रेस्पेक्ट में यदि बात करें, इनके एनायंस की बात करें, तो ये अप टू डाउन चलने पर इंक्रीज होती है, जबकि कैटायंस के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप में इनके कैटायंस की जो पोलराइजेशन पावर है वो डिक्रीज होती है। मतलब स्मॉल साइज़ का यदि कैटायन होगा तो उसके द्वारा पोलराइजेशन पावर है वो उसकी पोलराइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी, और यदि एनायन है वो बड़ी साइज़ का होगा तो वो ज़्यादा डिफॉर्म होगा, ज़्यादा पोलराइज्ड होगा कैटायन के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है इसमें हम कह सकते हैं कि कोवलेंट करैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। यदि हम लिथियम कैटायन और ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये थोड़ा कम है आयोडाइड की तुलना में, लिथियम आयोडाइड की तुलना में। उसके बाद में इसका इंटरेक्शन होगा और इस आयनिक कंपाउंड में जो कोवलेंट करैक्टर है वो और कम हो जाएंगे, और फिर लिथियम फ्लोराइड में और कम हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।